हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बड़ा अच्छा घर है। सीमा जीजी बता रही थी अपनी सुरभि वहाँ राज करेगी राज, और लड़का भी इकलौता है। जो होगा सब सुरभि का ही होगा। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो साधना। अपनी सुरभि अब ब्याह लायक भी हो गई है, तो अब सही समय है उसके हाथ पीले कर देते हैं। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर पहला रिश्ता ही अच्छे घर से मिल जाए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी सीमा जीजी को लड़के वालों से बात आगे बढ़ाने की बात करती हूँ। साधना अपनी जीजी को फोन करती है और बात आगे बढ़ाती है। कुछ दिन बाद रमोला अपने बेटे मिहिर के साथ सुरभि को देखने उनके घर आती है। सुरभि दिखने में सुंदर थी, साथ ही गुणी भी थी, इसलिए सबको देखते ही पसंद आ जाती है। और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है। सुरभि के ससुराल में उसकी सास लता और पति मिहिर ही था। शादी के कुछ दिन बाद, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। चाय पीते ही लता सुरभि से, बहू तूने इतनी शक्कर क्यों मिला दी चाय में। माँ जी मैंने तो उतनी ही चीनी डाली है जितनी आप रोज खाते हो। हाँ, हल्की सी ज्यादा हो गई होगी। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हो गई। देख बहू, घर गृहस्थी को जितना नाप तोल कर चलाया जाए ना, घर उतना ही सही से चलता है। जी माँ जी। सुरभि की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी सास उसे अक्सर किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। बहू देख तो अलमारी कितनी बिखरी पड़ी है, सभी कपड़ों को अच्छे से लगा ले। अरे सारा दिन घर में काम ही क्या होता है। ये लो जी, सुबह 5 बजे उठकर घर के कामकाज में लगे रहो, लेकिन फिर भी सास एक ही कहती है कि काम ही क्या है घर में। जैसे घर में तो 10 नौकर चाकर रखे हैं ना, जो सारा काम वही करते हैं। अरे कहाँ खो गई अब। वो देख, अंदर कमरे का पंखा ऐसे ही चल रहा है। जब वहां कोई बैठा ही नहीं है तो उसे ऑन क्यों कर रखा है। बेकार ही बिजली का बिल आ रहा है। जी माँ जी, अभी बंद करके आती हूँ। सुरभि गुस्से में वहां से चली जाती है। मेरी सास भी ना एक नंबर की कंजूस है। इसके बाद सुरभि अपनी सास की अलमारी ठीक से लगाती है। बहू, ओ बहू, सुबह से तेरी अलमारी नहीं लगी क्या। जी माँ जी, बस हो गया। तो इसके बाद बिस्तर से रजाई और कंबल निकालकर उनको धूप लगवा लेना। बीच बीच में इन्हें धूप दिखाते रहो तो ये लंबे समय तक सही चलते हैं। जी माँ जी। ऐसे ही दिन बीते और कुछ दिन बाद सुरभि गर्भवती हो गई। अब सास भी उसकी काम में मदद करने लगी और 9 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और फिर एक बेटी को। अब सुरभि का जीवन और भी व्यस्त रहने लगा। सुबह से शाम उसकी बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज में गुजर जाता, और इन सब में वो खुद पर ध्यान देना, सजना संवरना तो जैसे भूल ही गई। ऐसे कई साल बीत गए और अब सुरभि का बेटा नमित 25 साल का हो गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा था। अब लता और भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी सास वाली अकड़ उसमें पूरी थी। बहू, पेट में चूहे कुश्ती खेलने लग गए हैं, जल्दी से खाना लगा दे। कि माँ जी भी ना, सब काम बस हाथ पर चाहिए। दिख नहीं रहा मैं कपड़े धो रही हूँ। खाना बनाकर किचन में रखा है, लेकिन ये नहीं कि खुद जाकर परोस भी ले। हाय, ये सास बनने के भी ना अलग ही मजे हैं। बस एक जगह पसर कर रानियों की तरह बैठे रहो और बस हुक्म चलाते रहो। ना जाने मैं कब सास बनूंगी। कुछ देर बाद सुरभि अपनी सास को ले जाकर खाना परोसती है। बहू, ये तूने क्या घास फूस परोस दिया। मैं क्या तुझे बकरी लगती हूँ जो ये सब चरूंगी। अरे खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी डिशेस है, जैसे पनीर, अंडा करी, चिकन। ओए होए होए, लीग पीस, बड़े दिन हो गए खाए हुए। एक तो वैसे ही दवाइयाँ खा खा के मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, और ऊपर से अब तू ये पालक बना लाई। ये लो, मुंह में दांत नहीं है लेकिन इनको चिकन खाना है। माँ जी, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए जो घर में रखा था वही बना दिया, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको तीखा और मसाले वाला खाने को मना किया है। अरे उस मुए डॉक्टर का तो काम है कहना, लेकिन तू काहे डॉक्टर बनी हुई है। जा, अब जाकर कुछ ढंग का बना कर ले आ। जी माँ जी। सुरभि रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए छोले भटूरे बनाकर ले आती है। सास की दिन रात की फरमाइशों से सुरभि परेशान हो गई थी। 25 साल से इस घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते हो गई, और अब तो मेरी भी उम्र हो चली है। लगता है अब वक्त आ गया है अपने नमित के हाथ पीले करने का। अब तो उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई है। अब बहू आएगी तो मैं भी टांग पर टांग रखकर बैठूंगी और सब काम अपनी बहू से लूंगी, बिल्कुल अपनी सास की तरह। सुरभि इस बारे में अपने पति से बात करती है। ठीक है, मैं आज ही मैट्रिमोनियल साइट पर इसके बारे में डलवा देता हूँ। लेकिन जब ये बात नमित को पता चलती है तो वो अपनी माँ और पिता से इस बारे में बात करता है। नहीं पापा,
मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, किंजल नाम है उसका। वो मेरे ही ऑफिस में नौकरी करती है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सत्यानाश, मतलब नौकरी वाली बहू लाएगा? फिर तो सारी उम्र मुझे इस घर गृहस्थी में पिसना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए, मुझे तो घरेलू बहू चाहिए जो परिवार संभाल सके। और जैसे दिन रात मेरी सास ने मुझसे काम करवाया है, ऐसे ही मैं उससे भी करवाऊंगी। माँ क्या हुआ? मैं तेरी उससे शादी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो नौकरी नहीं करेगी बल्कि घर संभालेगी। मम्मी, आजकल के जमाने में रहकर आप ये सब सोच रही हो? अरे मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और नौकरी भी करती हूँ। मैं तो कल को मेरे ससुराल वाले ऐसा मुझे बोले तो? वो सब मुझे नहीं पता, उसको बोल दे शादी करनी है तो घर संभालना होगा। नामित किंजल से इस बारे में बात करता है और किंजल इस बात के लिए मान जाती है। फिर सभी परिवार वाले किंजल के घर जाते हैं, जहाँ उसका प्यारा सा मासूम चेहरा सुरभि को भा जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन से ही सुरभि किंजल से कई तरह के काम करवाने लग जाती है। वो सुबह 6 बजे किंजल का दरवाजा पीटने लग जाती है। आंखें मलते हुए किंजल बाहर आती है। अभी तक तेरी सुबह नहीं हुई क्या? और ये क्या नाइट सूट पहना हुआ है? अब तू ससुराल में है तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहनना सीख ले। ये तेरा मायका नहीं है। अब नहाकर रसोई में जा और अपनी पहली रसोई में सबके लिए दाल मखनी, शाही पनीर और नान बना ले। और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा और रसमलाई। जी माँ जी। किंजल घबराते हुए जल्दी से साड़ी पहनकर रसोई में आती है और खाना बनाने लग जाती है। अब सुरभि आराम से पैर पर पैर रखकर सोफे पर बैठ जाती है। आज उसे तसल्ली मिल रही थी कि जैसे उसकी सास ने उसके साथ किया, वही अब वो अपनी बहू के साथ करेगी। उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। किंजल बहू कहाँ रह गई? काम खत्म हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। सारा दिन काम से थकी हारी किंजल फिर रात को 1 बजे अपने कमरे में सोने जाती है। सुरभि के अत्याचार दिन पर दिन इसी तरह बढ़ते जाते हैं। एक रोज अचानक सुरभि का पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट आ जाती है। अब इन्हें अगले कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। सुरभि कुछ दिन तक बेड रेस्ट पर ही रहती है और अब उसकी बहू किंजल उसकी खूब सेवा करती है। माँ जी, ये लीजिए खिचड़ी खा लीजिए, इसके बाद दवाई भी खानी है, फिर मैं आपकी बॉडी स्पंज करके कपड़े भी बदल दूंगी। अपनी बहू की इतनी सेवा देख अब किंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसके प्यारे से मासूम चेहरे को देखती है, जो बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा किए जा रहा था। मैं कितनी गलत थी। जो कुछ भी मेरी सास ने मेरे साथ किया, वही सब मैं अपनी बहू के साथ करना चाहती थी। लेकिन इन सब में मैं ये भूल ही गई कि मेरी बहू भी मेरी बेटी की ही तरह है। कल को अगर मेरी बेटी भी अपने ससुराल जाएगी तो उसकी भी तो सास होगी, और अगर उसने भी मेरी तरह अपनी बहू पर सितम किए तो मैं क्या करूंगी? मैं भी कितनी बेवकूफ थी जो अपनी बहू पर बिना सोचे समझे इतने जुल्म कर रही थी। अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी तो कल को कोई भी नहीं बदलेगा, और हर सास अपनी सोच बदलेगी और बहू को भी बेटी ही समझेगी। अब सुरभि अपनी सोच बदल लेती है और वो किंजल पर जुल्म करना बंद कर देती है। अगर सुरभि की तरह हर सास ये समझ जाए कि सास बनने का कोई समय नहीं होता, ये तो है जो प्यार, समझ और समर्थन से बनी होती है। पता नहीं तुम लोग कैसे अपनी बहुओं को इतनी आजादी दे देती हो। अरे अगर अभी से इतनी ढील दोगी तो कल को यही बहुएं तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। भाई मेरी बहू तो मेरे इशारे के बिना मुंह तक नहीं हिलाती। अच्छा, पर अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी को बस 1 महीना हुआ है और तुम अभी से उस पर सख्ती बरतने लगी। अब ये तो ठीक नहीं है। बस इसी सोच ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। मेरी मानो तो तुम भी अपनी बहुओं को जरा टाइट करके रखो, वरना ये आजकल की बहुएं ना, बाप रे बाप, कब तुम्हारे सिर के बाल नोच डालेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। चलो बहुत देर हो गई आज तो, मैं चलती हूँ अब। अरे बैठो ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे वो बेटा ऑफिस से आता होगा तो उसके लिए चाय वगैरह। ये लो, सारा समझाया बुझाया गया तेल लेने। अगर तुम चाय बनाओगी तो तुम्हारी बहू क्या करेगी? अब सारा घर तो वही संभालती है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब वही तो करती है। मैं तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद ही करती हूँ बस। बल्कि सच तो ये है कि जब से वो आई है मेरा काम तो आधा भी नहीं रह गया है। आधा? अरे मैंने तो बहू के आते ही सारा काम छोड़ दिया। अब अगर बुढ़ापे में भी काम करना पड़े तो फिर बहू लाने का क्या फायदा? देख बिमला, तू यहाँ बैठकर अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगा। मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ, ठीक है?
इतना कहकर सरला पार्क से अपने घर चली गई और बिमला वहीं बैठी बैठी सोचती रही। असल में बिमला स्वभाव से थोड़ी खड़ूस थी, खास तौर पर अपनी नई नवेली बहू ममता के लिए तो वो किसी जेलर से कम नहीं थी। बिमला का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम पायल था और बेटे का नाम कमल। कमल और ममता की शादी को बस 1 महीना ही हुआ था। बिमला ने खुद ममता को कमल के लिए चुना था। ममता एक गरीब परिवार से थी, पर संस्कारों और आदर्शों की उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद बिमला हर वक्त उसे किसी न किसी बात को लेकर डांटती रहती थी। सिर्फ बिमला ही नहीं, बल्कि उसकी बेटी पायल भी ममता से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भाभी, ये क्या है? बाहर का कमरा अभी तक इतना गंदा क्यों पड़ा है? अगर कोई मिलने वाला आ जाए तो क्या कहेगा? बहुत इज्जत है हमारी इस मोहल्ले में, जिसे तुम मिट्टी में मिलाने को तैयार बैठी हो। हाँ हाँ दीदी, मैं बस सफाई करने ही जा रही थी। ममता, आज खाने में कटहल की सब्जी, दाल और चावल बनेंगे। जी माँ जी। खाना बाद में, पहले ये कमरा साफ करो भाभी। मुझे तो इस कमरे को देखकर ही अजीब लग रहा है। अरे इतना भी क्या अजीब लग रहा है? बस सोफे का कवर ही तो ठीक करना है। अब इतना सा काम तो तू भी कर सकती है पायल। तू चुप रह कमल, ये घर की बातों में तू ना बोला कर बेटा। जा जल्दी से नहा कर आ जा, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है माँ। ममता, तुम भी जल्दी से चाय बना लो, फिर तुम भी नाश्ता कर लेना सबके साथ। ममता, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? किस बात का? मैं सब जानता हूँ। माँ और पायल तुमसे ही घर का सारा काम करवाती हैं और बदले में प्यार के 2 मीठे बोल तक नहीं बोलती तुमसे। कोई बात नहीं, ये मेरा परिवार है और परिवार में किसी को किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इतना कहकर ममता वहाँ से चली गई और कमल उसे जाते हुए देखता रहा। वो सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ममता खुद नहीं चाहती थी कि उसे लेकर घर में कोई झगड़ा हो। फिर अगले दिन, माँ कहाँ हो आप? क्या हो गया बेटा? माँ, वो जो आपने शंभुनाथ धाम की यात्रा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, वो मंजूर हो गई है। क्या? हे शिव शंभू, आखिर आपका बुलावा आ ही गया। बढ़िया है माँ, 3 साल लगे पर आखिरकार तुम्हारा नंबर आ ही गया। हाँ देखना, सच्ची में पता है, मैं रोज भोले बाबा से कहती थी कि मुझे शंभुनाथ धाम आपके दर्शनों के लिए आना है, और देख अब जाकर उन्होंने मेरी पुकार सुन ही ली। अच्छा, तो अब तैयारी में लग जाओ माँ। गर्म कपड़े अच्छे से रख लेना, वहाँ बहुत ठंड होती है। वाह माँ, एक तो शंभुनाथ भगवान के दर्शन और ऊपर से हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कितना बढ़िया नजारा होगा वहाँ का। नजारा लेने नहीं जा रही हूँ मैं, समझी? शंभुनाथ भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अब मुझे भी ले चलो ना माँ। अरे पगली, तू नहीं जा सकती अभी, पहले बालिग तो हो जा। और वैसे भी सरकार पहले उन्हें भेजती है जिनकी उम्र ज्यादा होती है, समझी? बधाई हो माँ जी। अब चलिए मैं आपकी सारी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ ठीक है, पर पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले बहू। मैं बस 15 दिनों के लिए जा रही हूँ, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी ना? जी माँ जी। घर में सभी लोग बिमला के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि शंभुनाथ धाम की यात्रा पर जाने के लिए पहले हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था और फिर वहाँ जाने के लिए लॉटरी निकलती थी। बिमला पिछले 3 सालों से वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी और अब जाकर उसका नंबर लगा था। ममता देखो ना, हम पूरे 3 सालों से कोशिश कर रहे थे और माँ का नंबर तब लगा जब तुम इस घर में आई। नहीं जी, इसमें मैंने क्या किया है? ये सब तो माँ जी की भक्ति और भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा का फल है। एक तरफ कमल ममता को ये बताना चाहता था कि उसके घर में ममता का आना कितना शुभ है, और वहीं दूसरे कमरे में, देख पायल, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे जाने के बाद ममता को बिल्कुल ढील मत देना, समझी? और सुन, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो तुझे ही उसकी सास बनना होगा। घर के कामों को लेकर बिल्कुल भी रियायत बरतने की जरूरत नहीं है, वरना उसके रंग बदलने में वक्त नहीं लगेगा, समझी ना मेरी बात? चिंता मत करो माँ, अब से ही मैं भाभी की सास हूँ, और देखना तुमसे भी खतरनाक सास बनकर दिखाऊंगी मैं। इस तरह बिमला अपने जाने के पहले अपनी बेटी पायल को पूरी तरह से तैयार कर गई। उसके जाने के बाद तो पायल और भी ज्यादा काम ममता से कराने लगी। उम्र में ममता से छोटी होने के बावजूद वो उससे बहुत ही बुरी तरह से बात करती थी, और इसीलिए क्योंकि अब वो खुद को ममता की सास जो समझने लगी थी। उधर शंभुनाथ धाम में, शंभू शंभू, हे शंभू, आखिर मैं पहुंच ही गई आपके दरबार। बस अब मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिमला ने एक दुकान से पूजा की थाली खरीदी, जिसमें एक मिट्टी का दिया भी था। बिमला ने माचिस जलाकर दिया जलाने की कोशिश की, पर वो उससे जल ही नहीं रहा था। अरे ये क्या, ये ज्योत जल क्यों नहीं रही? बिमला ने एक एक कर सारी तीलियां जला दी, पर जैसे ही वो तीली को दिए के पास लाती वो बुझ जाती। बाकी सारे लोग अपने दिए जलाकर मंदिर के अंदर जाने लगे और बिमला उन्हें देखकर परेशान होने लगी। तभी पीछे से एक साधु बाबा आए। कोई समस्या है बेटी? साधु बाबा, वो आपके पास माचिस है क्या? मुझे जोत जलानी है। ये लो, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। बिमला ने साधु से माचिस लेकर जोत जलाने की कोशिश की, पर अब भी वो जोत नहीं जला सकी। साधु बाबा, आप कोशिश करके देखिए ना। नहीं, जो पूजा करेगा वही जोत जलाएगा। मैं तुम्हें माचिस दे सकता हूँ, पर जोत नहीं जला सकता।
पर ये तो मुझसे जल ही नहीं रही बाबा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे जलेगी? तुमने अपने घर में अंधेरा जो करके आई हो, तो तुम ही बताओ, शंभू के नाम की जोत कैसे जला पाओगी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बाबा। तुमने अपनी बहू को बहुत परेशान किया है, और अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी बेटी उसकी सास बनकर उसे परेशान कर रही है। ये संस्कार देकर आई हो तुम उसे, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहू, उसके संस्कार देखो, बिना कुछ कहे सब कुछ सह रही है वो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके शंभूनाथ खुश होंगे तुमसे? हैं? आपको ये सब कैसे मतलब मैं तो बस बिमला से कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन साधु बाबा के समझाने पर उसे समझ आ गया कि वो वाकई अपनी बहू के साथ बहुत गलत करती आई है, और अब उसके पीछे उसकी बेटी उससे भी बदतर कर रही है। नहीं, मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, अगर यहाँ आकर भी शंभुनाथ भगवान के दर्शन ना कर सकूं, उनके नाम की जोत न जला सकूं, तो मुझसे बड़ी अभागन तो कोई हो ही नहीं सकती। बाबा जी, भगवान के लिए आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? सच्चे मन से अपने कर्मों की माफी मांगो, और अब से अपनी बहू को भी अपनी बेटी मानकर ही रखना, वरना याद रहे, बेटी तो तुम्हारी भी है, और वो भी कभी अपने ससुराल जाएगी। सच्चे मन से ये संकल्प कर लो, फिर देखना शिव शंभू तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। बिमला अपने हाथ में पकड़ी हुई उस आखिरी माचिस की तीली को देखती रही और याद करने लगी कि कैसे उसने ममता को इतने दिनों तक परेशान किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मन ही मन शंभुनाथ भगवान से माफी मांगी और फिर माचिस की उस तीली को जलाया, और इस बार दिए की जोत जल गई। ये देखकर बिमला खुशी से रोने लगी। उसने सबसे पहले शंभुनाथ भगवान के दर्शन किए और फिर उन्हीं साधु बाबा को तलाशने लगी, लेकिन वो बाबा उसे पूरे धाम में कहीं नहीं दिखे। अब बिमला को सब समझ आ गया था। घर पहुंचते ही जब ममता ने बिमला के पैर छुए तो बिमला ने उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं ने उसके दिल की बात कह दी थी, जिसे देखकर कमल और ममता बहुत खुश थे, लेकिन पायल हैरान और परेशान, क्योंकि अब उसके दिन भी बदलने वाले थे। नई नवेली सास से अब एक अच्छी ननद बनने की बारी उसकी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।